गुड इवनिंग गाइस। इंडियन कल्चर की एवोल्यूशन कैसे हुई इसको स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। तो इंडियन कल्चर को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड, दैन उसके बाद आता है नियोलिथिक मेसोलिथिक पीरियड, देन आता है न्यूलिथिक पीरियड, देन आता है कॉपर एज, उसके बाद आयरन कॉपर एज, या फिर ये कॉपर एज को हम बोल सकते हैं कॉपर आयरन एज, ठीक है। या फिर आयरन कॉपर एज, कॉपर स्टोन एज भी आता है। उसके बाद आता है आयरन कॉपर एज। तो इन केसेस में डिफरेंट जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी वो प्रैक्टिस करती थी हंटिंग गैदरिंग, है ना। और ग्रुप्स में वो हंटिंग करते थे और पेंटिंग करते थे वो दीवारों के ऊपर। केव पेंटिंग होती थी। रिलीजियस बिलीफ उनके सुपर नेचुरल बीइंग बिलीफ थे उनके। उसके बाद मैजिक में बिलीव करते थे, ठीक है। टूल्स उनके स्टोन टूल्स थे, बड़े साइजेस के टूल थे। फिर मिजोलिथिक पीरियड आया। मिजोलिथिक पीरियड में एरोस यूज़ होने लगे, एरो से शिकार करने लगे। देन ब्लेड टूल से शिकार करने लगे, ठीक है। माइक्रोलिथिक टूल से शिकार करने लगे। टूल्स का साइज़ होता गया, फायर की डिस्कवरी हो गई। फिर वो कुकड फूड खाने लगे। उनके उनके जो फिज़िकल फीचर्स में चेंजेस आई और वो डोमेस्टिकेशन कर दी उन्होंने शुरू। शीप की डोमेस्टिकेशन की, डॉग की डोमेस्टिकेशन की, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन की, हॉर्सेस की डोमेस्टिकेशन की। उसके बाद फिर जब आगे हम बढ़ते हैं मेसोलिथिक में फायर की डिस्कवरी हुई, पोट्री डिस्कवर की उसने। उसके बाद फिर वो पेंटिंग जो है वो और फाइन पेंटिंग करने लगा। हंटिंग सीन्स वो डिपिक्ट करते थे पेंटिंग में। उसमें वो अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, हंटिंग सीन्स डिपिक्ट करते थे। फिर वो ग्रुप्स में रहते थे और वो जंगलों में रहते थे। उनके सेमी सेटलमेंट की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग के लिए, सर्च ऑफ फूड के लिए जाते थे। अब धीरे धीरे सेमी परमानेंट हाउसेस वो बिल्डअप करने लगे, ठीक है। रोक शेल्टर के रहने लगे, रोक शेल्टर के अंडर रहने लगे। फिर उसके बाद फिर नियोलिथिक पीरियड आया, फिर व्हील की डिस्कवरी हुई। फिर टूल्स और वो क्या कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल करने लगे, पॉलिश्ड टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। बॉडी के फिज़िकल फीचर्स और ठीक हो गए। देखो इन पीरियड्स में स्टालोपिथिकस तो काफ़ी पहले पीरियड में मायोसिन पीरियड के हैं। अब इस पीरियड को हम करते हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी पीरियड, हम इनको बोलते हैं। तो इसमें होमो इरेक्टस रहने लगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एचुलियन टूल इंडस्ट्री फ्लोरिश हुई। एचुलियन टूल इंडस्ट्री फ्लोरिश हुई। इसके बाद मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री आई मेसोलिथिक पीरियड में। न्यूलिथिक पीरियड में बताया मैंने आपको, टूल्स और शार्प हो गए। तो होमो सैपियंस आ गए, एमरजेंस हो गया होमो सैपियंस का, ठीक है। उसके बाद फिर वो कुकड फूड जब खाने लगे तो वो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करने लगे। राइस उगाने लगे, वीट उगाने लगे, ग्रेन्स उगाने लगे, मिलेट्स उगाने लगे। तो ये ट्राइबल फूड्स की कंपोजिशन होती थी। तो हंटिंग एंड गैदरिंग भी करते थे वो, जैसे ठीक है। तो पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, फिर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो कॉपर की डिस्कवरी हुई, वो कॉपर को इस्तेमाल करने लगे। तब इंडस वैली सिविलाइजेशन का फ्लोरिश होना शुरू हो गया। फिर अर्बन डेवलपमेंट्स आ गई। प्री हरप्पन, हरप्पन, पोस्ट हरप्पन फेज बोलते हैं। पोट्री की एडवांसमेंट हुई। वो मड ब्रिक हाउसेज जो थे वो मड ब्रिक्स से बनते थे उस टाइम पे। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बड़ा ही एफिशिएंट था। तो उनके जो हाउसेस थे
वो प्रॉपर प्लान्ड अर्बन सिटीज़, फर्स्ट प्लान अर्बन सिटीज़ थी। मेजर साइट्स की अगर हम बात करें, हड़प्पन साइट्स, मोहनजोदारो साइट्स, लोथल में आर्टिफिशियल डॉक चार्ट बनाया क्योंकि उनका मैरी टाइम ट्रेड था उनके साथ, इजिप्ट में सिविलाइजेशन के साथ, मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन के साथ। तो बोट्स बनाने लगे। आज भी कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं बोट्स बनाती हैं, जैसे हम ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो फिशिंग करती हैं। आज भी जोरवे हैं, ओंजेस हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, वो अभी भी हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम आगे फिर और बढ़ती गई सिविलाइजेशन। हाँ, अर्बन सिटीज़, फिर वो राइस की डिस्कवरी हुई, हॉर्सेस की डिस्कवरी हुई, फायर अल्टार्स डिस्कवर हुए, रिलीजन प्रैक्टिसेस होना शुरू हो गई। कहाँ, किस टाइम पीरियड में? हड़प्पन पीरियड में। बड़ी सारी हड़प्पन साइट्स, चंदुराहो है, बानावली है, डोलावीरा है, लोथल है, देन हड़प्पन है, मोहनजोदारो है, ग्रेट बाथ से जो वहाँ पे मिला हमें, रेड टोरसो हमें मिला वहाँ पे, वहाँ पे हमें रेड टोरसो मिला, फिर हमें मेल टोरसो मिला, फिर हमें बीडेड मैन की हमें स्क्रिप्चर मिली। तो पेंटिंग करते थे वो, तो वो रिलीजन भी प्रैक्टिस करते थे, ट्रेड भी करते थे वो। वहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज़ मिली, छोटी छोटी टॉय मेकिंग इंडस्ट्री थी, पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री थी, उनका ट्रेड था। वो स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे वो। वहाँ पे लैंग्वेज भी डेवलप होना शुरू हो गया। जो लैंग्वेज वहाँ से हमें मिली है वो हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि लैंग्वेज जो सिंबल्स वो इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब क्या है, वो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। बट वहाँ वो उस टाइम पे लैंग्वेज डिस्कवर उन्होंने कर ली हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, फिर हड़प्पन आया, फिर डॉकयार्ड, फिर पोस्ट हड़प्पन पे वो सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। किसी ने कहा फ्लड्स की वजह से हो गया डिक्लाइन, किसी ने कहा कि नहीं जी आर्यन का इन्वेजन हुआ उसकी वजह से इनकी सिविलाइजेशन तबाह हो गई। किसी ने कहा कि रिवर ने अपना कोर्स ही बदल लिया तो उसकी वजह से भी ये फिर अर्बनाइजेशन के बाद फिर अर्बनाइजेशन हुई, फिर रूरलाइजेशन आई, फिर जो है कैलकोलिथिक पीरियड हुआ, फिर उसके बाद आगे हम आयरन एज में आ गए, फिर किंग्स आ गए, मोनार्चीज आ गई, वैदिक पीरियड आ गया, लेटर वैदिक पीरियड आ गया, मौर्यन का टाइम पीरियड आ गया। कौटिल्य का नाम सुना होगा आपने, उसने अर्थशास्त्र लिखा था। एफिशिएंट एस्पियोनेज सिस्टम जो हमारी आज की रॉ इंडस्ट्री है वो अभी भी उसके जो बेस है, उसका रूट्स जो है वो अभी भी वहाँ अर्थशास्त्र की कौटिल्य की बुक से उनके जो है वो मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। जब हम आगे हम बढ़ते हैं तो आगे तो उसके बाद फिर हम आगे जब आयरन एज आया तो वेपन्स के तैयार करने लगे क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होने लगी। वो उनके जो डिज़ायर्स थे वो था कि आक्रमण करना, ताकि अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो आक्रमण करने लगे एक दूसरे के ऊपर। फूड के लिए आक्रमण करने लगे, ग्रीड के लिए आक्रमण करने लगे, पावर के लिए आक्रमण करने लगे। सिर्फ फूड के लिए नहीं, ग्रीड के लिए, पावर के लिए आक्रमण करने लगे। वो मौर्यन एम्पायर, वेपन्स बनने लगे, लोहे के आयरन के वेपन्स बनने लगे, इम्प्लीमेंट्स बनने लगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम ब्रोंज एज में आते हैं। ब्रोंज एज एक अलॉय है जो आयरन और कॉपर का वो है, कॉपर और टिन का अलॉय है, तो वो ज़्यादा मजबूत है ब्रॉन्ज कॉपर से। तो कॉपर से मजबूत हुआ, फिर ब्रॉन्ज के टूल्स तैयार होने लगे, वेपन्स तैयार होने लगे, गन्स तैयार होने लगी, तोप्स तैयार होने लगी। तो वो लड़ाइयाँ पे जाने लगे, पावर और ग्रीड, किंगडम अक्वायर करना है, कॉलोनियलिज्म करना है, ये करना है, वो करना है। फिर ये हुआ, फिर उसके बाद हम अब कंट्रीब्यूशन क्या है ट्राइबल्स का तो कंट्रीब्यूशन इमेंस है। जो हर्बल मेडिसिन है वो ट्राइबल की कंट्रीब्यूशन है। हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस आज के टाइम पे भी प्रैक्टिस होती है, वो भी ट्राइबल की देन है। और ये एग्रीकल्चर जो है वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्राइबल ने ही शुरू किया था। फिर पैस्टोरलिज्म ट्राइबल की देन है। आज के टाइम में भी टोडास है वो पैस्टोरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट आज के टाइम में भी संथल्स, मुंडास, ये क्राफ्ट मेकिंग इंडस्ट्री जो है इसका रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं ट्राइब से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, फिर म्यूज़िक सिस्टम है। आज के टाइम में जो ट्राइबल सोसाइटी, आज के टाइम में जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका कहीं ना कहीं जो है वो रूट्स जो है वो ट्राइब से ही लिया गया है। वो तो आर्ट में कंट्रीब्यूट किया, म्यूज़िक में कंट्रीब्यूट किया, हर्बल मेडिसिन में कंट्रीब्यूट किया, और किस में कंट्रीब्यूट किया बताओ ज़रा, और किस में कंट्रीब्यूट किया? देन हंटिंग गैदरिंग जो है वो उनकी देन है। फिर ये
ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बैंड, ट्राइब, क्लैन, फिर ये और भी बड़े सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो सेटअप होना शुरू हो गए, चीफडम, किंगडम, स्टेट, ये सारी चीज़ें आने लगी, मोनार्की आने लगी। मीन्स राजा राजा जो है वो रूल करेगा, प्रजा नोबिलिटीज़ के साथ मिलके, कॉमनर्स जो हैं वो हो गए पीसेंट्स, क्योंकि खेती बाड़ी उस टाइम पे मेन जो ऑक्यूपेशन होता था, ज़्यादा लोग वही प्रैक्टिस करते थे 90%, तो इसीलिए उनको उनको जो पीजेंट्स में मोस्टली फार्मर्स ही आते थे। ठीक है। तो ये था। अब पैलियोपेलेंटोलॉजी एविडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ें तो रामापिथिकस आता है। रामापिथिकस के स्पीसीज हमें मिलते हैं शिवालिक हिल्स में। इनको हम ये एंसेस्टर माने जाते हैं मॉडर्न ह्यूमंस के, लेकिन जब बाद में इस थ्योरी निकाल दी गई, उसके बाद फिर शिवापिथिकस आया। शिवापिथिकस का रिजेंबलेंस जो है ओरंगुटन से मिलता है, इसके बड़े बड़े जहाज से, ठीक है। और टीथ्स बड़े थे, मोलर टीथ्स बड़े थे, इंसाइजर्स बड़े थे, कैनाइनिस बड़े थे, ठीक है। मॉडर्न ह्यूमन के कंपैरेटिवली बड़े थे। तो इनको बोला गया कि ये बाद में फिर ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फिर ये उसके बाद फिर नर्मदा मैन आया, जो कि हमें नर्मदा बेसिन में मिला, हथनोरा में मिला, तो नर्मदा मैन मिला। तो ये भी एंशिएंट फॉसिल रिमेन्स हैं, जो कि जो रामापिथिक और शिवापिथिकस है, ये करीब करीब 2 मिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल्स हैं। और जो नर्मदा मैन है ये 1 लाख ईयर पुराना फॉसिल है। तो ये सब जब जब मिलते हैं स्पीसीज, तो हम हमारी एवोल्यूशन जो है वो हम क्लियर होते हैं उसमें कि एवोल्यूशन जो है वो इंडिया भी उसमें जो वर्ल्ड की ह्यूमन एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं, अफ्रीका का नाम पढ़ते हैं या फिर यूरोप का नाम पढ़ते हैं, एशिया का नाम पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे ही ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, यहाँ पे भी फॉसिल रिमेन्स मिले हैं, इंडिया में भी नर्मदा में मिले हैं, शिवालिक हिल्स में मिले हैं। तो ये हमें हमारी अपनी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में करने में सक्षम हो गए। कैसे? क्योंकि हमें ये स्पीसीज मिले इंडिया में, हमें ये स्पीसीज मिले, इनको हमने स्टडी किया, इनको आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने स्टडी किया। तो हमने कहा कि सिर्फ वहाँ ही फॉसिल एविडेंस नहीं है, यहाँ पे भी फॉसिल एविडेंस है। और रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट है, यहाँ पे भी पैलियोलिथिक पीरियड आया है, यहाँ पे भी मेसोलिथिक पीरियड आया है, यहाँ पे भी न्यूलिथिक पीरियड आया है इंडिया में, यहाँ पे भी टूल्स की डिस्कवरी हुई है। चाहे हम भीमबेटका की एग्ज़ाम्पल ले लें, हम मेहरगढ़ की एग्ज़ाम्पल ले लें, वो पाकिस्तान में है। खैर, राखीगढ़ी की एग्ज़ाम्पल ले लें, फिर हम हथनोरा की एग्ज़ाम्पल ले लें, फिर हम बुर्ज होम की एग्ज़ाम्पल ले लें, गुफकराल की एग्ज़ाम्पल ले लें, फिर और बड़ी सारी साइट्स हैं इंडिया में जहाँ जो कोई न्यूलिथिक साइट है, कोई पैलियोलिथिक साइट है, कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला। तो ये सारा हमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है गाइस। अब इथनो आर्कियोलॉजी में हम देखते हैं, इथनो आर्कियोलॉजी होता क्या? इथनो आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हम आज की जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो स्टडी करते हैं। जैसे हमने हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी ले ली, ऑन्जस एंड जॉर्वे सोसाइटी ले ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, उनकी हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिस को स्टडी करते हैं। और हम पता लगा पाते हैं कि प्रिमिटिव टाइम में इस तरह से हंटिंग गैदरिंग हुए करती थी। ठीक है। हम फिर फ़िशिंग, जो आज के टाइम में जो फ़िशिंग कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल जो हैं, वो जो फ़िशिंग का प्रैक्टिस करते हैं आज के टाइम में भी, तो उससे हम जैसे बोर्ड मेकिंग आज के टाइम में जो फ़िशिंग कम्युनिटी बनाती है, तो एंशिएंट टाइम में भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं करते, हम ये डिस्कवर कर पाते हैं कि उस टाइम पे भी इस तरह से ही बोट्स बनाया करती होंगी। अब आज के टाइम के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अगर हम स्टडी करें, डोमेस्टिकेशन को स्टडी करें, टोडास की डोमेस्टिकेशन सिस्टम को स्टडी करें, बिरहोर्स को स्टडी करें, संथल्स को स्टडी करें, तो बडागास के प्रैक्टिसेस को स्टडी करें, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे फोर फादर्स, जो एंसेस्टर्स, जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, पैस्टोरलिज्म करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते थे, हम गेस कर पाते हैं। हम उसको आज की मॉडर्न, आज की एग्रीकल्चर को हम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं एथनो आर्कियोलॉजी। ओके गाइस। तो और भी ट्राइब्स हैं, टोडास हैं, संथल्स हैं, मुंडास हैं, खासीज हैं, जो कि पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, सॉरी, खासी पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, नायर्स मैट्रीलिनियल सोसाइटी है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है।
खासी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं पोलीएंड्री, ये पता होना चाहिए आपको। और ये इथनो आर्चोलॉजी पढ़ते हैं, कैसे फिशिंग कम्युनिटीज़ में, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ में हम किस तरह से ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन द इंडियन पॉपुलेशन। अब अगर हम लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स की बात करें तो कौन कौन सी जो लैंग्वेज ग्रुप हैं इंडिया में मिलते हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप इंडिया में मिलता है, द्राविडियन ग्रुप इंडिया में मिलता है। द्राविडियन हो गए जैसे तुलु, तेलुगु, तमिल, और ये लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। इंडो आर्यन में पंजाबी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, ये हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो इंडो आर्यन ग्रुप में आती हैं। और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में ये लैंग्वेजेस स्पोक करती हैं, स्पीक करते हैं, इंडो आर्यन। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप जैसे मुंडा, हो, संतल्स, ये मोन खैमर ग्रुप है। वो सारी लैंग्वेज, वो जो इनकी जो लैंग्वेज है, ट्राइबल ग्रुप की लैंग्वेजेस है, ऑस्ट्रो एशियाटिक मोन खैमर ग्रुप में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तिब्बतो बर्मी ग्रुप। तिब्बतो बर्मी ग्रुप में आती हैं ये लद्दाखी आ गई, फिर मिज़ो ग्रुप आ गया, फिर खासी, ये नागाज लैंग्वेज आ गई, फिर ये किन्नौरी आ गई, लाहौली आ गई। तो ये लैंग्वेजेस जो है वो बर्मा तिब्बतो लैंग्वेज ग्रुप में पाई जाती हैं। तो ये ब्रॉडली 4-5 जो है वो लैंग्वेज ग्रुप्स जो है वो इंडिया में हैं। और जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं हर कोई लैंग्वेज है कहीं ना कहीं ग्रुप में फॉल करती है। कोई इंडो आर्यन में फॉल करती है, कोई द्राविडियन ग्रुप में फॉल करती है, कोई ऑस्ट्रोएशियाटिक में फॉल करती है जिसको मोन खैबर ग्रुप है। और एक इसमें मोस्टली ट्राइबल लैंग्वेज आती हैं। जो मोन खैबर ग्रुप है इसमें मोस्टली ट्राइबल ग्रुप लैंग्वेज आती हैं। और इसके बाद जो तिब्बतो बर्मो ग्रुप है उसमें आती है किन्नौरी होगी, फिर ये अपना लद्दाखी हो गई, लाहौली हो गई। ये लैंग्वेजेस पहाड़ी एरिया में बोली जाती है। ये लैंग्वेजेस जो है वो इसके ग्रुप में आती हैं। ये हम आगे लिंग। अब एथनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इंडिया में पाए। एथनिक एलिमेंट्स को इंडो आर्यन एथनिक एलिमेंट है, ये इंडिया में मिलता है। मंगोलॉइड जो है वो जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मंगोलॉइड ग्रुप के जो लोग जो है वो मंगोलॉइड जैसे फीचर्स वहाँ पे हैं। कोकोसाइड फीचर्स वाले इंडिया में लोग हैं। फिर ये इंडो आर्यन वाले जो इंडो आर्यन ट्रेट वाले इंडिया में है। द्राविडियन ट्रेट वाले जो ह्यूमन स्पीसीज जो है वो इंडिया में हैं। साउथ में जो है वो सारे द्रविडियन हैं। नॉर्थ वाले आर्यंस हैं। फिर मंगोलॉइड आ गए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वाले जो सारे मंगोलॉइड हैं। लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में ये सारे लोग जो हैं वो मंगोलॉइड रेशियल ग्रुप में फॉल करते हैं। मेडिटेरियन ग्रुप में फॉल करने वाले भी इंडिया में हैं। फिर कोकोसाइड में फॉल करने वाले भी इंडिया में हैं, ठीक है। मंगोलॉइड, कोकोसॉइड, निग्रोइड रेशियल ग्रुप भी इंडिया में फॉल करते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वहाँ पे निग्रोइड एलिमेंट वहाँ पे हमें मिलता है। तो ये मेजर जो है लिंग्विस्टिक और एथनिक जो ग्रुप्स है वो इंडिया में प्रेवलेंट है। तो इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ट्राइबल इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, देन स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन सोशल सिस्टम है ट्रेडिशनल हमारा, है ना, उसमें क्या क्या आता है। वर्णास आते हैं, आश्रमस आते हैं, ऋणा, रीबर्थ, और क्या, कर्मा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णा सिस्टम। वर्णा में क्या है, 4 वर्णास हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णास हैं, ठीक है। अब ओरिजिन क्या है वर्ण का, डिफरेंट थ्योरीज हैं। उसके बाद फिर हमें आश्रम्स हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम है, फिर वन ब्रह्मचार्य है, इसका टाइम पीरियड है 0 से लेके 25 ईयर तक। गृहस्थ आश्रम है, इसका टाइम पीरियड है 25 से लेके 50 साल तक। गृहस्थ आश्रम में वो सारे अपने जो इकोनॉमिक जो डीड्स है वो करता है, सोशल डीड्स कैरी आउट करता है। ब्रह्मचार्य आश्रम में वो
ड्यूटीज़ जो गुरु के साथ आश्रम में रहता है वहाँ पे एजुकेशन वो अटेन करता है, फिर वो इकोनॉमिक नीड सेटिस्फाई करता है, मैरिज करता है, गृहस्थ आश्रम व्यतीत करता है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप को डिटैच कर लेता है, वो जंगल में रहता है, फिर वो मेडिटेशन करता है, वो कुछ मतलब स्पिरिचुअल काम करना शुरू करता है, अपने आप को स्पिरिचुअली अपने आप में स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं करता है, होता है। उसके बाद फिर लास्ट है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में वो सब कुछ त्याग देता है, अपना सब धन जो कमाया है उसने वो त्याग देता है, मेडिटेशन करता है, जंगल में चला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है इस स्टेज में। तो ये 4 जो है वो आश्रम्स हैं। तो उसके बाद हमारी कर्मास हैं, ठीक है। कर्मास हम अच्छे कर्मास करेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, बुरा कर्मा करेंगे तो फिर ये साइकिल है रिबर्थ, हम फिर से रिबर्थ में चले जाते हैं। ऋणा, तो देव ऋणा है जो हमें गॉड को हमें ऋण चुराना है, उसके बाद चुकाना है। उसके बाद पितृ ऋण है जो हमने अनसेस्टर्स को ऋण चुकाना है, देव ऋण, पितृ ऋण। फिर गुरु ऋण, हमने गुरु के प्रति भी अपना ऋण चुकाना है, ठीक है। तो ये कुछ ऋणास हैं, ये हमें कैरी आउट करने पड़ते हैं। ये और किस आश्रम में करने होते होंगे आप बताइए ज़रा। ये करने होते हैं गृहस्थ आश्रम में। ऋणास सारे गृहस्थ आश्रम में करने होते हैं, कर्मास अपने गृहस्थ आश्रम में करने होते हैं। तो रीबर्थ, ये रीबर्थ मतलब अगर अगर तो वो अच्छे डीड्स करेगा, अगर वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, स्पिरिचुअल रहेगा, अगर वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब चीज़ों से दूर रहेगा तो वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा, और वो उसको दोबारा बर्थ उसको वो बर्थ में वो नहीं आएगा। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।